आप बड़ी पार्टी हैं, आप बड़ी पार्टी हैं, आप उत्तर प्रदेश में गायब हैं 89 के बाद, आप बिहार में 40 सालों से गायब हैं, आप पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से गायब हैं, आप गुजरात में 1995 के बाद गायब हैं। भाई नीतीश कुमार का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से शुरू हुआ ना देश को लेकर उनका जो शंखनाद यागा, जो मजबूती थी। लेकिन सुधांशु जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं आरोपों पर जवाब ले लेती हूँ। हाँ नहीं, आपने महत्वपूर्ण सवाल, उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए, आराम से। आप बदतमीजी करके चली जाती हो। आलोक शर्मा जी बिल्कुल आराम से, कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूं मैं, बिल्कुल आराम से सवाल पूछ रही हूं, आराम से। आप बीजेपी का सवाल, आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखते हैं। आलोक शर्मा जी, अब इधर भक्ति का डर नहीं लगता मुझे, जनता देख रही है, ये लाइव वो है, ये आदत पड़ गई है। बीते महीने आपने एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से बदतमीजी की थी और फिर आज मेरे साथ आप कर रहे हैं। इन्होंने कहा एलआईसी बिक गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट गेन की। इन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिक गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट पूरे भारत में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर सबसे ज्यादा है। जब कोविड वैक्सीन आई, इन्होंने कहा कोविड वैक्सीन में भरोसा नहीं है और गंभीरता से पूरा बिहार का इमेज खराब कर दिया, पूरा बिहार का इमेज खराब कर दिया आपने। दो ऐसा घटिया चीफ मिनिस्टर दिया कि दोनों पूरा बिहार का इमेज खराब कर दिया। एक गाली देता है और एक बकवास करता है, ऐसा तो नेता है आपके पास, और आप चले हैं बिहार का विकास करने के लिए। नवल किशोर जी का ऑडियो अब डाउन रहेगा, वो नई बात मान रहे हैं तो मेरी ये मजबूरी है। सुधांशु जी आप जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, आलोक शर्मा जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज। बिहार का इमेज तब खराब नहीं होता जो ऐसा मुख्यमंत्री दिए जिस पर चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगा। और भैया हमारे जमाने में प्रतिबंध नहीं लगा, 97 में लालू यादव जी जेल गए जब कांग्रेस के समर्थन से जनता दल की सरकार थी। सुना भैया, कान खोल के सुनो। उसके बाद ऐसा मुख्यमंत्री दिए जो अपना सिग्नेचर नहीं कर पाती थी शुरू में। उसके बाद ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो 10वीं पास तक कर पाया। गजब बिहार का इमेज ठीक करने के लिए खड़े हुए हैं। देखिए चित्रा जी, आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल आपका यह है कि क्या बहिष्कार कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है और ना ही आरजेडी ने लिया है, लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उसके मद्देनजर आरजेडी जो लीडर हैं तेजस्वी जी, उनका बयान आया है, मीडिया के माध्यम से हमने सुना है जी। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने अभी इस तरह का कोई ना विचार किया है ना कोई निर्णय लिया है। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बहुत बुरी तरह से बीजेपी को जिताने पे उतारू है और तमाम तरह के मॉडल्स, वो नए नए मॉडल लेकर आ रहा है। एक मॉडल चंडीगढ़ का आया था जिसमें जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि किस तरह से पर्चियों की चोरी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी सिद्ध हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। दूसरा मॉडल फिर महाराष्ट्र और हरियाणा का आया था। महाराष्ट्र में लाखों वोट जुड़ गए और जब मांगा गया कि भाई उनका इलेक्ट्रॉनिकली जो फोटो वाला डिजिटल फॉर्म की जो वोटर लिस्ट है वो दे दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया देने से, कानून ले आई सरकार। इलेक्शन कमीशन बीजेपी को बचा रहा है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाने का काम करती है। यहाँ पर जिस कर्नाटका का हवाला राहुल गांधी की ओर से दिया गया है आलोक शर्मा जी, उन्होंने कहा है चुनाव आयोग ने कर्नाटक में भी धोखाधड़ी की, एसआईआर के नाम पर कर्नाटक में हजारों बोगस वोटरों के नाम जुड़े गए, वहां पर तो आपकी सरकार बनी ना। अगर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा होता तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनती। बात तो सही है। आप शायद चित्रा जी, आपने शायद सुना नहीं पूरा। उन्होंने लोकसभा के एक सीट की बात की है और अगर वहां पर चाहे हमारी सरकार बनी हो चाहे किसी की भी सरकार बनी हो, अगर बोगस वोटर जुड़ा है तो इलेक्शन कमीशन सो क्यों रहा था और पूरे सब लोग मतलब विपक्ष से ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता उसके ऊपर? चित्रा जी ही सवाल क्यों पूछने के लिए मजबूर हो जाती हैं? इलेक्शन कमीशन आए, आप लोग इलेक्शन कमीशन को कहो कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अरे हम लोग तो इतने तैयार बड़े हैं, आरोप जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या इंटरव्यू देने, हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन मेरा ये सवाल है आलोक जी कि जहां पर आप चुनाव जीत जाएं वहां पर तो सब कुछ बहुत अच्छा, जहां पर चुनाव हार जाएं वहां पर फिर इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने का काम कर रहा है। बिहार की राजनीति के मद्देनजर मैं सिर्फ एक बात कह रही हूं कि एक उदाहरण के तौर पर देखिए, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 2005 से वहां की राजनीति चलती रही है। वो एनडीए के पास रहते हैं तो एनडीए वाले जीत जाते हैं, वो आरजेडी के पास रहते हैं तो महागठबंधन जीत जाता है। ये अब तक का पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड कहता है। नीतीश कुमार अभी एनडीए के पास हैं, एनडीए वाले उत्साह से भरे हुए हैं, उनका कहना है डबल इंजन की सरकार है, हम तो जीत ही रहे हैं, ये लोग डरे हुए हैं, इस वजह से चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। देखिए उनकी पूरी सांठगांठ है बीजेपी की इलेक्शन कमीशन के साथ, तो स्वाभाविक है कि उनको पता चल गया होगा कि वो जीत रहे हैं। अभी भी जनता के हाथ में है। पिछली बार 50,000 से कम वोट ऐसे थे जिनकी वजह से सरकार इधर से उधर हो गई और उसमें भी तमाम धांधलियां हुई थी। कई केस तो अभी भी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। बहुत लोगों को जीता हुआ दिखाया गया और रात को 2 बजे सर्टिफिकेट किसी और को दिया गया। क्या ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया था? लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ही पूरी तरह से बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम करेगा,
तो तमाम सवाल उठेंगे। अब आपने कहा कि जहां आप जीत जाएं वहां जीत जाएं, अरे भाई सेलेक्टिव होगा काम, आप लोग सवाल कैसे पूछ पाएंगे फिर, नहीं तो विपक्ष से एक दो राज्य जिता दो एक साल में, बाकी सब कब्जा कर लो। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? हाँ। आप नहीं, दिलचस्प ये बड़ा दिलचस्प है। आप मुझे आपको बताइए क्या बिहार केसेस में हैं? आखिरी बार आपके अरे मुख्यमंत्री कब बने थे आलोक जी? अरे भाई, जिस बिहार को लेकर चर्चा हो रही है, चित्रा मेरा जी, ये आपने- सवाल है, आपको आखिरी बार याद है चित्रा कि जी, बिहार इस में सवाल का कांग्रेस कोई पार्टी लेना के देना नहीं है। मुख्यमंत्री कब बने थे? क्यों नहीं लेना देना है? बड़े राज्यों में आलोक शर्मा जी, मेरा बस ये चित्रा कहना जी, है, इसका आप बड़ी कोई लेना पार्टी देना हैं, नहीं। आप बड़ी पार्टी हैं, आप उत्तर प्रदेश में गायब नहीं, हैं मुझे 89 केवल के बाद, बताइए चित्रा आप जी। बिहार में 40 सालों से गायब हैं, आप पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से गायब हैं, आप गुजरात में 1995 के बाद गायब हैं। भाई नीतीश कुमार का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से शुरू हुआ ना, देश को लेकर उनका जो शंखनाद या आगाज, जो मजबूती थी। तो लेकिन मतलब सुधांशु आपका- जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं आरोपों पर आपका जवाब ले कहना लेती ये हूँ। है- हाँ, नहीं, आपने महत्वपूर्ण सवाल लेकिन आप उठाए। उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए, आराम आप से। बदतमीजी करके चली जाती हो। रुकिए जरा, आलोक सुनिए शर्मा बात। जी, बिल्कुल आराम से, कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल आप आराम बिल्कुल- से, मैं आराम आपके- से सवाल आप पूछ रही हूँ, बिल्कुल- आराम आप से, बिल्कुल आराम से। आप बीजेपी का सवाल, आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखते हैं। आलोक शर्मा और जी, फिर अब कहती इस हैं, गिदड़ सुधांशु भपकी जी का दिखाई डर दे नहीं रहे हैं, लगता सुधांशु मुझे। जी से। जनता करेंगे देख आप रही है, ये सुधांशु जी से। लाइव वो हटिए है, यहाँ से। ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये बदतमीजी करके बिल्कुल आलोक यार, शर्मा इन लोगों जी, ने बिल्कुल कमाल ये कर आपकी रखा है। आदत पड़ गई है हर चैनल पर फीमेल एंकर से जाकर बदतमीजी करने की। आलोक शर्मा जी को हर चैनल में आदत पड़ गई कमाल है यार, है बिल्कुल। फीमेल एंकर से बदतमीजी शांति से करने बात की। कर रहा हूं। बीते महीने हमने देखा अरे था इसको एक कैमरे को। दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से आपने बदतमीजी किया, और अब यहां पर एबीपी न्यूज पर आकर आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, वो भी तब जब आपको मैंने पूरा वक्त दिया कि आप अपनी बात कहें और उसके बाद मैं सुधांशु जी के पास जाऊं। ये लाइव शो है, रिकॉर्डेड शो नहीं है, और इसमें किस तरह का बर्ताव आलोक शर्मा बोल रहे हैं, और इस तरह की गिधड़ भपकी किसी और को दीजिएगा आलोक शर्मा जी, चुनाव आयोग को देते रहिएगा, एंकर्स को मत दीजिएगा, और जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी भाषा में जवाब सुनने का भी मादा रखिए, तब आया करिए डिबेट के लिए। यह कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप कुछ भी बोलकर चले जाएंगे एंकर को, और एंकर अगर बोले तो आप तुरंत कान से एपी हटाकर यहां पर गीदड़ भपकी देंगे। आदत पड़ गई है आप लोगों की, आदत पड़ गई है। बीते महीने आपने एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से बदतमीजी की थी, और फिर आज मेरे साथ आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने ऐसे प्रवक्ताओं को समझाना चाहिए, डिबेट में तैयारी के साथ आए, एंकर पर हमला करने के लिए नहीं आए, पूरी तैयारी के साथ आइए, अपनी बात कहिए। और लोकतंत्र में मेरा यह अधिकार है, मैं पत्रकार हूं, सवाल पूछने के लिए। सवाल बीजेपी से पूछूंगी, कांग्रेस से पूछूंगी, जितने लोग जुड़े रहेंगे उससे पूछूंगी। देश की जनता डिसाइड करे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बदतमीजी करके लाइव शो से जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी ध्यान दे, जवाब देने के लिए वो आते हैं, एंकर से बदतमीजी करके चुनाव नहीं जीते जाते। सीधे आपके पास आते हुए फिर मैं आरजेडी के पास जाऊंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, वो आरोप लगाकर गए हैं कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की 60 गांठ है, और इस वजह से चुनाव आयोग हर उस जगह आप लोगों की मदद कर रहा है। इक्का दुक्का राज्य सिर्फ जिता दिया जाता है विपक्ष को, ताकि सवाल पूछने का मौका ना मिले। सुधांशु जी, और ये तेजस्वी यादव के बहिष्कार वाले बयान पर भी उन्होंने कहा है कि हम लोग फैसला ले सकते हैं बहिष्कार का, इस बारे में दूसरे दलों से बातचीत जारी है। हाँ देखिए, दोनों बात कहता हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही उसको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, अभी लाइव डिबेट पे देखा गया, इनको मीडिया पे भरोसा नहीं है। अब मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, झूठ का जो प्रपंच इन्होंने रचा। इन्होंने कहा सेना पे इनको भरोसा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक। इन्होंने कहा एयरफोर्स पे इनको भरोसा नहीं है, बालाकोट। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के विदेश मंत्रालय पे भरोसा नहीं है। आइए साहब, जिस समय हिंडनबर्ग का इशू आया, इन्होंने कहा सेबी पे भरोसा नहीं। इन्होंने कहा एलआईसी बिक गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट गेन की। इन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिक गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट पूरे भारत में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर सबसे ज्यादा है। जब कोविड वैक्सीन आई, इन्होंने कहा कोविड वैक्सीन में भरोसा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, यह शक और सुबह, यह शक और शुबह आपके अंदर, या आपके अंदर कोई षड्यंत्रकारी मनोवृत्ति बैठी हुई है जो भारत की हर चीज के बारे में संदेह पैदा करना चाहती है? फ्रॉम वैक्सीन टू इलेक्शन कमीशन, फ्रॉम आर्म फोर्सेस टू मीडिया। मैं विनम्रता से पूछना, फ्रॉम सेबी टू एलआईसी, पूछना चाहता हूं आप पे भरोसा किस पे था? और तो बाकी छोड़िए, कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं। जो इनके नेता भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश में चले गए, उनके बारे में आप चुनाव बोलने लगे। विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष, संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस ने ही उनको नॉमिनेट किया है फॉरेन अफेयर्स कमेटी के लिए।
वो विदेश में चले गए, कहते हैं उनको क्यों भेज दिया गया? भाई साहब, फॉरेन अफेयर्स कमेटी का, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं जाएगा फॉरेन के मामले में, तो कौन जाएगा? बहिष्कार तो पे समस्या क्या है जी। कि इस समय कांग्रेस इस कदर भ्रम की शिकार हो गई है कि वो किसी भी चीज को समझने को तैयार नहीं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग के मुद्दे के ऊपर सारे दर्शकों को समझना चाहिए। चुनाव आयोग ने बहुत साफ कहा है कि 2003 से पहले जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे उन्हें कोई सबूत, कोई कागज देने की जरूरत नहीं। नंबर 2, 2003 से पहले जिनके माता पिता का नाम भी है उन्हें भी कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। अब कृपया मुझे बता दें कि 2003 से पहले जिनका खुद का नाम और 2003 से पहले जिनके माता पिता का भी नाम नहीं है, उसके बाद आज की स्थिति में जिन 51-52 लाख लोगों के बारे में यह बात उभर के सामने आई, उसमें 26 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि दूसरी जगह दूसरी विधानसभा में चले गए हैं, 18 लाख लोग मृत हो गए हैं, 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगह पर वोटिंग कर रखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि किशनगंज जिले में पिछले 5 महीने में 6 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए आवेदन दिया है। हाँ, ऐसा कौन सा रोजगार का साधन क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से किशनगंज जैसे जिले में 6 लाख लोग पिछले 6 महीने में आकर निवास के प्रमाण पत्र का आवेदन दिए हैं? कि यह बात सिर्फ चुनाव की नहीं है, यह चुनाव आयोग की नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर प्रश्न है। और दुख की बात यह है कि इंडी गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे की कीमत पर भी चुनाव की राजनीति करने को तैयार है। इसलिए मामला चुनावी राजनीति से कहीं बढ़कर देश के भविष्य और उसकी नवल किशोर यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। महागठबंधन बहिष्कार का फैसला क्यों करेगा? नवल किशोर यादव जी, तेजस्वी यादव ने क्यों बयान दिया? क्या वास्तव में आप लोग गंभीर हैं इस मुद्दे को लेकर? देखिए चित्रा जी, बहिष्कार का जो तरीका है उसमें बहिष्कार, प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है उसमें बहिष्कार भी एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। और यहाँ से नहीं, स्वतंत्रता पूर्व से ही गांधी जी ने हमें सिखाया है। तो ये मत कहिए कि हम बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। बहिष्कार एक तरीका है। अगर आप बात नहीं मानिएगा, अगर चुनाव आयोग बात नहीं मानेगा, अगर ये सरकार बात नहीं मानेगी, तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो उस समय भी बोला था, जब आपने बोला कि जनगणना में हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, उस समय भी आरजेडी ने ऑन रिकॉर्ड बोला। माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने बोला कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगा तो हम देश के जनगणना का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते हैं हम? अगर जो सच बात है उसको बोलने के लिए और सुनवाने के लिए जो भी तरीका होगा हम अपनाएंगे। आज इतने दिनों से हम चुनाव आयोग से क्या पूछ रहे हैं कि जो बात आप कह रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो दोनों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में यह माहौल फैलाया हुआ है कि सारे रोहिंग्या, सारे बांग्लादेशी, सारे नेपाली, सारे विदेशी वोटर जो हैं वो बिहार में है। और बिहार में आप अभी बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार जब जन को नहीं रोक सकती है, इसका मतलब दोनों इंजन खटारा है और समाप्त हो चुका है। इसलिए उन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं कि जो चुनाव आयोग जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक स्पेशल समरी रिवीजन किया और उसके आधार पे उसने पब्लिश किया जनवरी 2025 में वोटर लिस्ट, और सारे बिहार के रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से संवाद स्थापित करके उसने अप्रैल के महीने में यहां पर कार्यशाला आयोजित किया। ये सब काम कर रहा था, तो एकाएक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 20 को ऐसा कौन सा सपना आया माननीय चुनाव आयोग के महामहिम को कि उनको लगा कि नहीं एसआईआर कराना चाहिए, एसआईआर कराने के आधार पे हम ये काम कर सकते हैं। तो ये सवाल करता है, और जो सवाल हमने टाइमलाइन का उठाया वो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि इतना कम समय ये करना था, तो आप जून 24 में ही आपको मालूम था। और जो गृह मंत्री बिहार में चीफ मिनिस्टर है वो क्या अच्छे जी नहीं, और जो आपके दोनों जो आपके उप मुख्यमंत्री है उनको ना बोलने आता है ना चलने आता है। कभी कोई मुड़े ठाक खोलता है, कभी कोई गाली देता है। जवाब सुन लेते हैं फिर आलोक। उद्दंड छात्र की तरह क्यों आचरण कर रहे हैं? नहीं अपने टर्न पे बोलिए, 3 ही लोग हैं बोलने वाले। अपना टर्न आए, मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिए। बीजेपी से जवाब सुनने का धैर्य। अब मैं बताना चाहता हूं इनके दिल में दर्द क्यों हो रहा है। जब से चुनाव में चुनाव पहचान पत्र आए 1993 में लाए टीएन शेषन, उसके बाद से कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलना खत्म। जब से आया सीसीटीवी ट्रांसपेरेंसी, चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलना खत्म। जब से वो मीडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1998-99 प्राइवेट चैनल्स आए, चुनाव में इनको स्पष्ट बहुमत मिलना खत्म। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हुई, इंडिपेंडेंट इनको चुनाव में बहुमत मिलना खत्म। साक्षरता दर 50% के पार हुई 90 के दशक के अंत में, इनको चुनाव में बहुमत मिलना खत्म। जब से मतपेटियां लुटनी बंद हुई, बूथ लुटने बंद हुए, चुनावी हत्याएं चुनाव के दौरान बिहार में होनी बंद हुई, चुनाव जीतना खत्म। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं श्री लालू प्रसाद यादव जी अपने नेतृत्व में आज तक सिर्फ एक ही चुनाव जितवा पाए,
1990 में वो प्रोजेक्टेड नहीं थे, वीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुए थे, सबसे बाद बड़ी में वो चीज। बने। 95 का चुनाव लालू प्रसाद ये यादव जी के 2000 में नेतृत्व कौन में जीता हुआ, था? वो राष्ट्रीय 2000 जनता में दल ने कौन जीता। जीता था? क्या बात करते हैं? 1999 का सुधांशु जी चुनाव को राबड़ी पढ़ा देवी के दीजिए। नेतृत्व में हुआ था। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद से लगातार चुनाव हार रहे हैं। ठीक और है। मैं कहना अरे चाहता क्या हूं किशोर जी, और please। गंभीरता से कहना चाहता हूं, पूरा बिहार का इमेज खराब कर दिया, पूरा बिहार का इमेज खराब कर दिया आपने। दो ऐसा घटिया चीफ मिनिस्टर दिया कि दोनों पूरा बिहार का इमेज खराब कर दिया। एक गाली देता है और एक बकवास करता है। ऐसा तो नेता है आपके पास और आप चले हैं बिहार का विकास करने के लिए। रुको जरा, सबर करो। नवल किशोर जी का ऑडियो अब डाउन रहेगा, वो नई बात मान रहे हैं, तो मेरी ये मैं मजबूरी बोल है। सकता हूं। सुधांशु जी आप जल्दी से अपनी बात अब आप खत्म बोल कीजिए। सकते आलोक हैं। शर्मा जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए उल्टा हैं, सीधा। प्लीज। बिहार का इमेज तब खराब नहीं होता जो ऐसा मुख्यमंत्री दिए जिस पर चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगा। और भैया हमारे जमाने में प्रतिबंध नहीं लगा। 97 में लालू यादव जी जेल गए जब कांग्रेस के समर्थन से जनता दल की सरकार थी। सुना भैया, कान खोल के सुनो। उसके बाद ऐसा मुख्यमंत्री दिए जो अपना सिग्नेचर नहीं कर पाती थी शुरू में। उसके बाद ऐसा नेता प्रतिपक्ष दिए जो 10वीं पास तक कर पाया। गजब बिहार का इमेज ठीक करने के लिए खड़े हुए हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मेरे भाई आपने बिहार को कहां तक पहुंचाया। और मैं एक बात गंभीरता से कहना चाहता हूं चित्रा जी, यादव समाज से मैं कहना चाहता हूं, देखो इन लोगों ने आपका समर्थन लिया और कट्टरपंथी ताकतों के आगे ऐसे झुके कि लालू प्रसाद यादव जी मुहर्रम के ताजिए के आगे नतमस्तक हैं। और अखिलेश यादव जी जाके मस्जिद में जाके सिजदा कर रहे हैं। और एक हमने यादव चीफ मिनिस्टर बनाया, मोहन यादव जो उज्जैन में धर्म संसद कर रहे हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आते आते ताजिए के आगे नतमस्तक हुए। 2 पीढ़ी और गुजरने दीजिए, क्या होगा हश्र आगे समझ लीजिएगा। और ठीक ना है। समझ में आए तो धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा 24 परगना में क्या हो रहा है देख के समझ लेना चाहिए।